संसाधन के रूप में लोग में स्त्री और पुरुष ये इसके कामों का विभाजन किस तरह से होता है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे पहले जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं तो उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन जैसी जो काम होते हैं वो इनको शामिल किया गया है। और द्वितीय क्षेत्र में उत्खनन, विनिर्माण उद्योग आते हैं, है ना। तो विनिर्माण जैसे कि कुछ चीज़ बनाना, किसी भी तरह का खुदाई करना, इस तरह की चीज़ें। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार हुआ, परिवहन हुआ, संचार, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यटन सेवाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके अंदर तृतीयक सेवाओं में आती हैं। इस क्षेत्र के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी किया जाता है। ये जो क्रियाकलाप हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो हमारी राष्ट्र की आय है वो क्या होती है, बढ़ती है। और इन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक रूप से कोई भी काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमा रहे हैं तो हमारे साथ हमारे देश की भी आय भी बढ़ोतरी होती है। आर्थिक क्रियाओं के 2 मुख्य भाग होते हैं, तो वो होते हैं पद्ध बाजार क्रियाएं और पपद्ध गैर बाजार क्रियाएं, यानी कि बाजार की क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार की क्रियाओं में लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए वेतन और पारिश्रमिक दिया जाता है। बाजार की क्रियाओं में जो बाजार के लिए किए जाते हैं उसमें वेतन भी दिया जाता है और पारिश्रमिक भी दिया जाता है, मेहनत के बदले जो पैसा दिया जाता है। इसमें विभिन्न सरकारी सेवाओं सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है। बहुत सारी सेवाएं, विभिन्न सरकारी जो सेवाएं होती हैं, वस्तु होती है और उनका उत्पादन भी इसमें शामिल कर लिया गया है। गैर बाजार क्रियाओं का तात्पर्य होता है बिना बाजार के, यानी कि खुद अपने लिए किया गया उत्पादन, वो होता है गैर बाजार। और बाजार में वेतन के लिए, इनकम के लिए किया गया, और गैर बाजार मतलब खुद के लिए किया गया, उपभोग के लिए किया गया उत्पादन शामिल होता है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग तथा अचल जो संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन शामिल है। प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं ना, तो प्राथमिक उत्पादन हमने बताया था फर्स्ट प्राइमरी लेवल जो होती है, जिसमें कि आपका आ गया दूध उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, इस तरह की ये प्राथमिक उत्पाद में आते हैं। तो इनमें अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन शामिल होता है। इस तरह से ये जो काम है वो बांटे गए हैं। अब देखो जो परिवार होता है, परिवार में क्या होता है कि महिला और पुरुष 2 होते हैं, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं महिलाएं और पुरुष, इन दोनों का काम का जो विभाजन है उनको बांटा गया है। तो किस तरह से बांटा गया है, आज भी आपने देखा है आपके घर में मम्मी काम करती हैं घर का, पापा बाहर जाते हैं बाहर का काम करते हैं। तो ये ऐसा कैसे हो गया, तो ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक के कारण होता है, क्योंकि हमारी मम्मी काम कर रही हैं, क्यों, क्योंकि उनकी मम्मी घर पे काम करती थी। हमारे पापा बाहर का काम करते हैं क्योंकि उनके पापा भी बाहर का काम करते थे। तो ये ऐतिहासिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता आ रहा है। और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं महिलाएं अच्छे तरह से संभाल सकती हैं, ये वजह भी हो सकती है। और कार्यकुशलता के ऊपर भी होता है। तो इस तरह से ये काम निश्चित किए गए थे जो आज भी इनको लोग करते आ रहे हैं। कि जैसे कि कोई भी इंसान ले लिया, कोई राम ले लिया, कोई बच्चा है राम, तो उसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। जैसे राम है, राम की माँ विमला खाना पका रही है, बर्तन साफ़ करती है, कपड़े भी धोती है, घर की साफ़ सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल भी कर रही है। राम के पिता क्या कर रहे हैं, शेर सिंह, जो खेतों में काम कर रहे हैं, उपज को बाजार में बेचने भी जा रहे हैं और परिवार के लिए धन भी कमाते हैं।
विमला को परिवार के पालन पोषण के लिए जो परिवार की जो कर रही है, वो सेवा कर रही है ना विमला, लेकिन परिवार के पालन पोषण के लिए उसकी सेवाओं को किसी प्रकार का भुगतान नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो, काम तो उसकी माँ कर रही है ना, राम की माँ काम तो करती है घर में, सब तरह का काम कर रही है, सेवा भी कर रही है, खाना पका रही है, बर्तन साफ करती है और हर तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। लेकिन क्या उसको कभी भुगतान मिला? उसके परिश्रम तो किया उसने, क्या उसको उसका भुगतान मिला? नहीं मिला। तो परिवार के लिए प्रदान की गई सेवाओं के बदले में महिलाओं को कोई भी भुगतान नहीं मिलता है। उनकी सेवाओं को देश में उत्पादित जो वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग में नहीं जोड़ा जाता। उनका जो, क्योंकि उनको उसका वेतन नहीं मिला, उन्होंने जो काम किया उसका पारिश्रमिक नहीं मिला, इसलिए जो देश की जो उत्पादन होता है, उत्पादन वस्तुओं में उनके काम को जोड़ा नहीं गया। तो श्याम की माँ ऐसी देखो, श्याम की माँ शीला मछलियाँ बेचकर धन कमाती है। एक तरफ तो उसमें राम की माँ हो गई जो कि घर का काम कर रही है, लेकिन उसको वेतन नहीं मिल रहा है। अब दूसरी तरफ देखो, श्याम की माँ है, वो मछलियाँ बेचकर धन कमाती है। तो स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं को उनकी सेवा के बदले भुगतान तब दिया जाता है वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। श्रम बाजार मतलब घर से बाहर जाकर काम करना, तब जाके उनको वेतन मिलेगा। अगर मैं वो कितना ही काम कर ले घर वालों के लिए, लेकिन उनको कोई वेतन नहीं मिलता है। वेतन कब मिलेगा? जब उनकी सेवाएं, यानी कि जो काम करने वाली हैं, जब उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान तब मिलेगा जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करेंगी और वहाँ पर जाकर वो काम करेंगी। तो उनकी सहयोगी पुरुष की तरह ही उनको आय का निर्धारण भी किया जाता है। जैसे अन्य पुरुषों को बाहर जाकर काम करने पर जो मिलता है धन, उसी तरह से उनको भी मिलता है। शिक्षा व्यक्ति के लिए उपलब्ध जो आर्थिक अवसर होते हैं उसको बेहतर उपयोग करने में सहायता देती है। अगर किसी ने शिक्षा ग्रहण कर रखी है तो वो क्या करेगा? अपना जो उसका टैलेंट है, उस टैलेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर उसका उपयोग कर सकता है शिक्षा के बलबूते पर। तो शिक्षा तो उसके कौशल को निर्धारित भी करती है और उसको अच्छा बनाने का प्रयास करती है। अधिकतर जो महिलाएं होती हैं क्या कम शिक्षित होती हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं ज़्यादा, और उनका जो टैलेंट होते हैं फिर इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए जो शिक्षित महिला का होता है। तो फिर क्या, पुरुषों की तुलना में फिर महिलाओं को कम पारिश्रम मिलता है, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और काम कर रही हैं, तो फिर उनको और लोगों से फिर उनको कम उनको पारिश्रमिक मिलता है, उनको जो धन है वो कम मिलेगा वेतन के रूप में। तो अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो काम करती हैं और वहाँ नौकरी की सुरक्षा तथा जो कानूनी सुरक्षा का अभाव रहता है। महिलाएं जब बाहर जाती हैं काम करने के लिए तो वहाँ पर उनको कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाती है और हमेशा उनको डर बना रहता है किसी न किसी चीज़ का, चाहे वो नौकरी का हो या कानूनी सुरक्षा का, कि कभी भी कोई भी उनको निकाल सकता है। फिर अनियमित रोजगार और निम्न आय इसकी मुख्य विशेषता है, यानी कि कुछ समय के लिए उनको रोज़गार मिल गया, अनियमित रोज़गार हो गया और कम उनकी इनकम हुई, तो इस तरह की जो होती हैं वो इनकी पहचान होती है, विशेषता होती हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश यानी कि प्रेगनेंसी में दिया जाने वाला अवकाश, और उनके बच्चे भी हैं, जो काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं तो उनको अवकाश की ज़रूरत होती है, और बच्चों की देखभाल है, छोटे बच्चे हैं तो वो इसका प्रभाव भी पड़ता है कि छोटे बच्चे हैं तो वो उनकी देखभाल में होती हैं तो वो सही से काम नहीं कर पाती हैं, और आना जाना, अकेले आना जाना, शाम हो गई तो जो सामाजिक सुरक्षा तंत्र है तो उनका भी अभाव रहता है। अभी पुरुष अगर घर से बाहर निकलते हैं तो वो लेट भी आ सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इतनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती। जैसे कि कंपनियों में कहीं जा रही हैं तो महिलाओं के लिए ले जाने और लाने के लिए सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं होती है कि वो लेट तक काम करें तो उनको घर पे सुरक्षित पहुंचाया जाए। इन चीज़ों की बहुत अभाव रहता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर जो उच्च शिक्षा और कौशल वाली महिलाओं को पुरुष के बराबर ही वेतन दिया जाता है। जिन्होंने हाई क्वालिफाइड एजुकेशन ली हुई है तो उनके अंदर जो कौशल होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो वो पुरुषों के बराबर ही जो वेतन है वो प्राप्त कर लेती हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो कि प्रशासनिक सेवाओं में
प्रवेश किया है, बड़े बड़े अधिकारी के उस पोस्ट पर वो आसीत हैं। इन सेवाओं के काम करने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता रहती है। यानी कि इसमें जो टेक्निकल जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती है, इस तरह की उच्च स्तर की सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा।